जय हिंद। एक और आईपीओ जिसने अपने पेपर्स फाइल करे, नंबर्स वगैरह सामने आए, क्लीन मैक्स इन्वायरो। अब भाई इस कंपनी के एनालिसिस क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो मैं आरएचपी से खोज कर लेकर आया। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. आज के वीडियो में करने वाले हैं क्लीन मैक्स इन्वायरो आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस, बिजनेस मॉडल क्या है, नंबर्स क्या है, प्रॉफिट में हो नहीं हो, बाकी जो आईपीओज आ रहे हैं उस टाइम पे वो सब क्या है, फिर हमारा फाइनल और फेयर वर्डिक्ट पता चलेगा कि अप्लाई करना है तो क्या फुल फोर्स में या एक दो लॉट में, और अप्लाई नहीं करना तो हम अप्लाई क्यों नहीं कर रहे, नॉलेज पर्पज से सब समझाऊंगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। गॉडियम आईवीएफ के आईपीओ के एनालिसिस भी मैं यहां पर डाल चुका हूं। एमटीएफ ट्रेडिंग कैसे करें, क्रिप्टो और गोल्ड में 200 रुपए से कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट करें, एनबीएफसी के स्टॉक, एसटीबीटी और एसटीटी बढ़ने के बाद क्या हुआ, फ्रैक्टल आईपीओ का एनालिसिस डाले थे, आईपीओ का एनालिसिस डाले थे, सब कुछ आपको ऑन द बोर्ड मिल जाएगा। पहले तो मैं जरा आईपीओ टेबल की तरफ आपकी नजर डलवा देता हूं फटाफट से। देखिए यहां पर क्या हुआ है, 20 से 24 तक आ रहा है गॉडियम, फिर उसके बाद क्लीन मैक्स और श्रीराम ट्विस्टेक्स, ये दोनों सेम ब्रैकेट में है, तो इन तीनों को सेम ब्रैकेट में कंसीडर करना और इन तीनों को सेम ब्रैकेट में, और हिंदी में बोलूं तो इन चारों को ही आप सेम ब्रैकेट में कंसीडर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्लीन मैक्स इन्वायरो एनर्जी आईपीओ की बेसिक डिटेल्स के साथ। कहते जी आईपीओ ओपन होगा यहां पर 23 तारीख को, क्लोज होने वाला है 25 तारीख को, लिस्टिंग होगी 2 तारीख को, ₹1 फेस वैल्यू है, 1000 से 1053 1053 का इन्होंने प्राइस बैंड रखा है, जिसमें 14 शेयर्स का इन्होंने एक बंडल बनाया है। ठीक है, अब आते हैं भाई कुछ और इंपॉर्टेंट डेट्स पर, इशू साइज और फ्रेश इशू ओएफएस पर। कहते हैं इशू साइज है 3100 करोड़ रुपए के आसपास, जिसमें ऑलमोस्ट 40% के आसपास यानी 1200 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है, बाकी 1900 करोड़ के आसपास ओएफएस है। अब देखते हैं भाई जो बाकी 40% आप उठा रहे हो, किस चीज के लिए उठा रहे हो, क्या डेट रिड्यूस करने वाले हो, क्या आप एक्सपेंशन फेज में जाओगे, क्या है सब चेक करेंगे। यहां पर हम लोगों ने ऑलरेडी चेक कर लिया कि आईपीओ 23 तारीख को ओपन होगा, 25 तारीख को आईपीओ क्लोज होने वाला है, अलॉटमेंट आएगी 26 को, रिफंड्स भी उसी टाइम आ जाएंगे 26 को यानी कि अनब्लॉकिंग, शेयर्स आएंगे 27 को, फिर उसके बाद सैटरडे संडे और 2 मार्च को लिस्ट होने वाला है। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। कहते हैं जी क्यूआईबी को देने वाले हैं 50% कोटा, रिटेल वालों को 35, तो यानी कि प्रॉफिट में ही रहे होंगे मोस्टली, तो रिटेल वालों को कैटेगरी एक अच्छी मिली है 35। कई आईपीओ है भैया जिनमें 10% का ही कोटा है। ठीक है, एचएनआई का 15, रिटेल की बात करूं या एक लॉट की बात करूं तो 14,742 में आपको एक लॉट मिल जाएगा। आपको ज्यादा लॉट चाहिए तो आप स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई में स्विच कर सकते हो। एक चीज और क्लियर कर देता हूं, जितनी भी कैटेगरी है, रिटेल, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, इनमें कोई लॉक इन नहीं रहता है, आप उस मूवमेंट भी सेल कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आएंगे, जरा कुछ देखेंगे अब बिजनेस मॉडल। और अच्छा मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, हर बारी की तरह मैं ट्विटर टेलीग्राम पे अपना फाइनल और फेयर वर्डिक्ट डालूंगा ही डालूंगा। देखिए जैसे मैंने फ्रैक्टल के लिए भी डाला था कि भाई हम अवॉइड कर रहे हैं, आई फाइनेंस के लिए भी डाला था और मैंने एक दो लाइन लिखी भी थी। फ्रैक्टल 2% डाउन खुला, 4-5% तक डाउन गया, आई फाइनेंस फ्लैट खुला, वहां से 2-3% डाउन खुला। तो ट्विटर टेलीग्राम कम्युनिटी बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है उसका, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। क्लीन मैक्स बताइए जी आपका बिजनेस मॉडल क्या है। ऑलराइट, लेट्स डीप डाइव। इंडिया लार्जेस्ट कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल, जिसको नाम दिया गया सीएनआई, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइडर एज ऑफ मार्च 31 2025, अकॉर्डिंग टू क्रिसिल रिपोर्ट एज ऑफ जुलाई 2025 वी हैव 2.54 गीगावाट ऑफ ऑपरेशनल owned and managed capacity and an additional 2.53, ये 2.54, ये 2.53 of contracted capacity under execution। मतलब कि भाई साहब डबल हो गई कैपेसिटी, 2.54 से सीधा डबल करके ऑलमोस्ट 5 गीगावाट्स पे जाने को बेताब बैठे हैं, बिल्कुल रेडी बैठे, डबल एक्सपेंशन फेज में जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, its key offerings include supplying renewable power, providing energy services and offering carbon credit solutions। ये कार्बन फुटप्रिंट्स, कार्बन क्रेडिट जो हटाते हैं, ये भैया बहुत चल रहा है आजकल।
We cater to a wide range of customers including technology customers and conventional C&I customers. अब जो ये लाइन आई थी ना including technology customers, अब इसके लिए भाई साहब मैंने क्या करा, मैं गया हर बारी की तरह आरएचपी पर, जैसे मैंने आपको आई फाइनेंस के आरएचपी डीआरएचपी में इनके एनपीएस दिखाए थे, मैं इनके भी आरएचपी पर गया कि भाई आप पहले मुझे बताओ आपके क्लाइंट्स कौन कौन है। और भाई साहब क्लाइंट सुनकर ना दिमाग हिल जाएगा। ये देखिए हम आ गए इनके क्लाइंट्स और इन सब कैपेसिटी एडिशनल और इन सब पर। अब जरा ये लाइन पढ़िएगा मेरे साथ, क्लीन मैक्स की कस्टमर्स इंक्लूड, इन्होंने जो कहा भाई हम सप्लाई करते हैं किसको, हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज ऑफ डेटा सेंटर्स। ये आजकल बहुत चल रहा है भाई, जो आप चैट जीपीटी देखते हो, जेमिनाई देखते हो, वो क्या है, डेटा सेंटर्स पे तो काम कर रहा है। एआई एंड टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग इक्विनिक्स, अमेज़न भाई साहब, गूगल, एप्पल एक्सेट्रा। मतलब कहते हैं यार हम छोटे मोटे नहीं, बड़े खिलाड़ी हमें चाहिए। भाई साहब गूगल को लेकर बैठे हुए हैं, अमेज़न को लेकर बैठे हुए हैं और जाइंट एप्पल वगैरह को लेकर बैठे हुए हैं। और उसके बाद जो कन्वेंशनल बोला जिसमें कि इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, एलाइड सर्विसेज वगैरह, ये सब भी यहां पर इनके पास सामने आ गए। ये इनके आरएचपी पेज नंबर 269 पर सब कुछ दिया हुआ है, कोई पढ़ना चाहे तो जाकर आरएचपी में ये इंटरेस्टिंग पॉइंट्स ढूंढ ढूंढ के निकालने पड़ते हैं कि मुझे ये बताओ कि आपके कस्टमर्स कौन है। अब एक चीज क्लियर है भाई, जब गूगल आपका कस्टमर बन गया, एप्पल आपका कस्टमर बन गया, तो ये आगे भी चलता रहेगा। जैसे जैसे एआई बढ़ता रहेगा, चैट जीपीटी जेमिनाई पे लोग जाएंगे। होता क्या है देखिए, जेमिनाई को रन करने के लिए कोई भी एक एआई मॉडल को रन करने के लिए अनइंटरप्टेड पावर एंड वाटर सप्लाई चाहिए, पानी उसको चाहिए, बिजली उसको चाहिए। तो बिजली कौन सप्लाई कर रहा है, कहते जी हम गीगावाट लेकर बैठे तो हुए हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं तो कहते हैं जी कंपनी एक्सपर्टीज कवर्स एनर्जी कॉन्ट्रैक्टिंग, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, शॉर्ट फॉर्म हो गई ईपीसी, एंड ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस वगैरह ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट, सोलर, विंड एंड हाइब्रिड वगैरह भी है। ठीक है, फिर बिजनेस ऑफरिंग्स के बारे में इन्होंने लिख रखा है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स वगैरह में लिख रखा है। देखो देख के तो एज ऑफ नाउ बहुत बढ़िया लग रहा है। रिन्यूएबल में तो गवर्नमेंट को भी इनका साथ है, गवर्नमेंट खुद ही इस सेक्टर को पुश करने में लगी हुई है। ऑलराइट, हमें तो बताइए अब आपके फाइनेंशियल्स वगैरह पर आते हैं। ऑलराइट, 7,000 करोड़ के एसेट्स से ये हो गए 9,000 करोड़ के आसपास, ये हो गए 13,200 के आसपास, और 16,900 यानी ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ के एसेट्स हो गए। बट ये है सितंबर का डेटा, तो अभी मेरे पास दिसंबर क्वार्टर भी ओवर हो गया, जनवरी भी निकल गया, 4 महीने। तो मोटा मोटा मुझे जो लग रहा है 18,000, 18,500, 19,000 करोड़ के आसपास आ जाएंगे। और अभी तो आईपीओ आएगा तो एसेट्स और उसमें इंक्लूड हो जाएंगे, तो प्रोबेबली 20 के सीआर का आंकड़ा हो सकता है इस बारी को टच कर पाए, 20,000 करोड़ के आसपास। एसेट्स तो ट्रिपल ही हो गए ऑलमोस्ट। ठीक है, इनकम की बात करते हैं, 960 करोड़ की इनकम थी, ये हो गई 50% बढ़ के भैया 1400 करोड़ के आसपास, ये हो गई 1600 करोड़ के आसपास, और अभी है 970, बट 2 क्वार्टर में यानी कि हाफ ईयर में। अब देखो यहां पर कर रहे हैं 6 महीने में 970, या पूरे साल में पूरे 12 महीने लगाकर करी थी 960 करोड़। यानी जो पूरे साल में कमाते थे वो कहते हैं जी अब हम 6 महीने में ही कमा लेते हैं। बढ़िया ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो कहते हैं जी 960 करोड़ पे हमें हुआ था 2-2.5 साल पहले 60 करोड़ के आसपास का लॉस, फिर ये लॉस रिड्यूस होकर रह गया सिर्फ 37 करोड़ के आसपास का लॉस, और उसको भी ब्रेक करके हम आ गए 19 करोड़ के प्रॉफिट में। और अब की बार 19 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है सिर्फ 6 महीने में। मतलब लॉस श्रिंक हुआ, रिड्यूस हुआ, लॉस से आए प्रॉफिट में, प्रॉफिट से डबल प्रॉफिट हो गया। जो पहले पूरे साल में हुआ लास्ट ईयर 19 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, वो अभी 19 करोड़ का प्रॉफिट 6 महीने में कर दिया। मतलब आप देख रहे हो कि अपने एक्सपेंसेस वगैरह किस तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। ऑलराइट, बोरोइंग्स की तरफ नजर मारते हैं तो कहते हैं 3800 करोड़ की बोरोइंग्स थी, ये बढ़ के हो गई 5500 करोड़, 5500 करोड़, ये हो गई ऑलमोस्ट 8000 करोड़, और अभी 10,000 करोड़ की बोरोइंग्स है। तो जैसे जैसे एसेट्स बढ़ रहे हैं, बोरोइंग्स बढ़ रही हैं। अब एक रीजन ये बोल सकते हो कि भाई एक्सपेंशन फेज में है, कि भाई जितनी जल्दी मैं सोलर प्लांट, विंड पावर लगाऊंगा उतनी जल्दी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सन तो है ही, रोज धूप आती है चली जाती है, धूप आती है चली जाती है। मैंने खुद के घर पे भैया 10 किलोवाट का एक सोलर प्लांट लगवा रखा है, जिससे बिजली आती है, बनती है,
बच जाती है, क्योंकि धूप तो नेवर एंडिंग है, धूप तो नेवर एंडिंग है, आएगी चली जाएगी, आप जितनी जल्दी उसका बेनिफिट ले पाओगे उतना बढ़िया है। तो उन्होंने कहा भाई अभी हम लोग डेट ले लेते हैं, बट नो डाउट डेट हेवी है, इसको डेफिनेटली रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि आप अपने मार्जिन को और बचा पाओ। देखते हैं कुछ पैसा किस लिए उठा रहे हैं और फिर देखते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट रेशियोज। कहता है रीपेमेंट और प्रीपेमेंट इन पार्ट और फुल ऑफ बोरिंग्स वगैरह, जो चाहा वो मिल गया। तो कहते हैं जी जो 1200 करोड़ हम उठा रहे हैं उससे हम बोरिंग्स रिड्यूस करेंगे, जो आपकी बोरिंग्स अभी 10,000 करोड़ के आसपास है वो आ जाएगी 8800 करोड़ के आसपास, 9000 करोड़ के आसपास, जिस पर मैं एटलीस्ट अगर 10% भी बचाता हूं तो मुझे ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास का, 90 करोड़ के आसपास का एक पैट बच जाएगा। तो ये तो क्लियर है कि अगले 2-3 क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट है वो डबल से भी ज्यादा आएगा। रीजन इज वेरी सिंपल, डेट रिड्यूस कर दिया। आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज पर, फिर पीयर कंपैरिजन। इंपॉर्टेंट रेशियोज की बात करते हैं, कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी 0.43 पर है, डेट टू इक्विटी 2.53 पर है जिसको हम रिड्यूस करने वाले हैं, रिटर्न ऑन नेट वर्थ 0.43, प्राइस टू बुक वैल्यू 4 के आसपास है। वो तो पीयर कंपैरिजन से पता चलेगा भाई प्राइस टू बुक वैल्यू कहां स्टैंड करता है। एक्चुअली है क्या ना, ये हर सेक्टर टू सेक्टर डिफर करेगा। आई फाइनेंस का 1 पर था तब भी वो लॉस मेकिंग में गया, आईटी वाले स्टॉक्स होंगे वो 8, 10, 12 पे ट्रेड कर रहे होते हैं। ऑलराइट, यहां पर कहते हैं जी ईपीएस हमारा हो जाएगा 3.2 के आसपास, बढ़िया है। प्रमोटर होल्डिंग 50% के आसपास रहने वाली है और 12,000 करोड़ के आसपास की हमारी मार्केट कैप है। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की बाद पीयर कंपैरिजन देख लेते हैं फटाफट से। क्लीन मैक्स एनवायरो हो गया जिसका आईपीओ आ रहा है, एसीएमई सोलर होल्डिंग्स हो गया, एनटीपीसी ग्रीन हो गया, लास्ट टू लास्ट ईयर आईपीओ आया था, अडानी ग्रीन हो गया और रिन्यू एनर्जी ग्लोबल पीएलसी हो गया। ये बाहर की कंपनी है, यहां की कंपनी नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो ये होनी नहीं चाहिए लिस्ट में। यहां पर बात करते हैं ईपीएस की तो कहते हैं जी 2.88 है, इसका 4.55 है, एनटीपीसी का 1 से भी ग्रीन है, हमसे कम है 0.67 है और अडानी ग्रीन का 8 के आसपास चल रहा है। ठीक है, कहते हैं जी हमारा रिटर्न ऑन नेटवर्थ 1 का है, एसीएमई का है 5 के आसपास ज्यादा है, एनटीपीसी का 20 से डबल है 2 का, अडानी ग्रीन 13 के हिसाब से। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करूं तो जी यहां पर था 4, एसीएमई का भी 3 ऑलमोस्ट बराबर, एनटीपीसी का भी 4 ऑलमोस्ट बराबर, अडानी ग्रीन का 17। अडानी के जितने स्टॉक्स होंगे ना वो आपको हाई प्राइस टू बुक वैल्यू पर ही मिलने वाले हैं। अब एक बैलेंस टू थोड़ी हाई वैल्यूएशंस पे लेकर आए हैं। रीजन इज देखो एनटीपीसी यहां पर 4 पे ट्रेड कर रहा है, कहते हैं हम भी 4 पे प्राइस टू बुक वैल्यू पर लाए हैं, पर एनटीपीसी ग्रीन का ईपीएस 0.67 है जबकि हमारा यहां पर थोड़ा ज्यादा है, तो किसी से ज्यादा किसी से कम बन के आ रहा है। ऑलराइट, हम आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। भाई जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है, चलिए क्रक्स की पूरी बात कर लेते हैं। क्रक्स की बात करते हैं, देखो पॉजिटिव्स, प्रोज एंड कॉन्स क्या है वो समझ लेते हैं। नंबर 1 कि भाई सेक्टर डेफिनेटली अच्छा है, गवर्नमेंट खुद ही इसको पुश करती जा रही है कि भाई और सोलर प्लांट लगाओ, हाइब्रिड प्लांट्स लगाओ, विंड पावर वगैरह इनसे बिजली बनाते रहो आप, ये अच्छी बात है। नंबर 2 अच्छी बात क्या है कि भाई आप लॉस से रिड्यूस लॉस से प्रॉफिट से अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गए, सेल्स बढ़ रही है, एसेट्स बढ़ रहा है, डेट भी रिड्यूस करने वाले हो। उससे भी एक इंपॉर्टेंट अच्छी बात जो मुझे लगी, गूगल, Amazon, एप्पल जैसे जाइंट्स आपके क्लाइंट है जो भाई एआई को और पुश करते रहेंगे तो आपसे बिजली लेते रहेंगे, एआई को पुश करते रहेंगे बिजली लेते रहेंगे, डबल कैपेसिटी एक्सपेंशन पे जा रहे हो। नेगेटिव क्या लगा कि भाई आपका पी रेशियो थोड़ा सा ऊपर है, प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से तो बैलेंस नजर आ रहा है बट ईपीएस के हिसाब से थोड़ा सा कम है। अब आ जाते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर, ओवर सब्सक्रिप्शन, लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग इन पर। क्योंकि सेक्टर अच्छा है, किसी को अगर सेक्टर वाइज बेट करनी है कि हाँ मैं इसको होल्ड कर सकता हूं सेक्टर बेसिस पर, तो 2 साल 5 साल के हिसाब से, तो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। ओवर सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग इन पर आता हूं तो देखो अगर ये अकेला आईपीओ आ रहा होता तो मैं डेफिनेटली इसको बोलता कि भाई एक अच्छा आईपीओ है, लोग गूगल को देखकर ही पैसा इसमें लगा देंगे बाकी चीजों में। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये अकेला आईपीओ आप देखोगे तो 3100 करोड़ का है, बाकी यहां पर 380 करोड़ के, श्रीराम हो गया 110 करोड़ का, गॉडियम हो गया 165, इन दोनों को तो एसएमई में आना चाहिए था। तो ये अपने आप में 3100 करोड़ का आईपीओ, वो भी 4 आईपीओ के बीच में आ रहा है। ओवर सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा हिट होगा मेरे हिसाब से, जो ओवर सब्सक्रिप्शन होगा 10 to 15x होगा, कीपिंग विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ आईपीओ 3000 करोड़ के आसपास।
लिस्टिंग गेन की बात करता हूं तो समवॉट अराउंड 5 to 10% के आसपास लिस्टिंग गेन होने वाले हैं। तो आप एक आधा लॉट या अगर आपको मल्टीपल लॉट लगाने, एक लॉट इससे एक लॉट उससे, तो आप इसमें लगा सकते हो। लॉन्ग टर्म पर्पस भी अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो। दोस्तों ये थे क्लीन मैक्स एनवायरो आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। इसी तरीके के और आईपीओ एनालिसिस लेकर आने वाला हूं। अगर आपको चाहिए कंपैरिजन की चारों में कंपैरिजन बना कर दो तो यहां पर कंपैरिजन कीवर्ड लिख देना, एंड हर बारी की तरह जो ट्विटर टेलीग्राम पे फाइनल वर्डिक्ट डालता हूं तो वो तो डालूंगा ही डालूंगा। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।